नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के विषय में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको पता है कि ये जो है इसका साइज जो है 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। कितना होता है इसका साइज़? 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का आता है। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं। तो पहला जो लेयर होता है आउटर मोस्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ठीक है, एक बीच वाली लेयर होती है, इसको हम सेल वॉल कहते हैं, और एक इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो आपका सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। यानी अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो कहेंगे सर उदाहरण में प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? उदाहरण के लिए बैक्टीरिया सेल्स जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आती है। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल, अगर आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपका जो किंगडम आता है मोनेरा किंगडम आता है। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम में ही आपका प्रोकैरियोटिक सेल आती है। कौन सी आती है? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा किंगडम में आता है, और इस किंगडम में आपका आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब आपके प्रोकैरियोटिक सेल में ही आते हैं। तो फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, आर्कीबैक्टीरिया हुआ, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया हुआ, तीसरा साइनोबैक्टीरिया हुआ, और चौथा हमने बताया था क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया, यानी आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और रिकेट्सिया वगैरह भी आते हैं। तो ये सब प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा इसका साइज़ हमने बताया था कि 0 से लेके 10 माइक्रोमीटर, यानी आप 1 से 10 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होती है। अब देखिए इसका जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये 3 लेयर में बना होता है। जो आउटर मोस्ट बाउंड्री, या फिर आप बोल सकते हैं जो इसका कवरिंग होता है वो 3 लेयर में बटा होता है। तो पहला आपने देखा ये जो लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये ग्लाइकोकैलिक्स कभी कभी क्या होता है, अगर मोटा हो गया, इसमें भी 2 कंडीशन होता है। अगर थिक हो जाता है तो थिक को हम लोग कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहा जाता है। और अगर थिन हो जाता है ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है तो इसको हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर। ठीक है, तो इसमें आपने देखा जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्रोकैरियोटिक सेल की, उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अगर मोटा हो गया, जैसे अभी तो ये एक एवरेज दिखाया गया है, अगर मान लीजिए जहाँ पर बहुत मोटा हो जाता है, इस तरह काफ़ी मोटा हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है। अगर पतला रहेगा तो फिर स्लाइम लेयर कहलाएगा। तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री हो गई। उसके बाद बीच वाला देखिए, जो बीच वाली लेयर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, यानी हिंदी में कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है प्रोकैरियोटिक सेल में आपका 2 कंपोनेंट से बना रहता है। एक को हम लोग नैम बोलते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? नैग होता है। ठीक है, तो नैम और नैग यानी एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोसामीन दोनों मिलके बनाते हैं क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिक एसिड या फिर नैम और नैग से मिलके बना होता है। नैम को हम लोग क्या कहते हैं? एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, और नैग को क्या कहते हैं? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। दोनों जुड़े रहते हैं, इसमें एक बॉन्ड होता है जिसको हम लोग बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा जुड़ा रहता है, और जुड़ के जो सेल वॉल बनाता है उसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन लेयर कहते हैं। ठीक है, या फिर म्यूकोपेप्टाइड भी कहा जाता है। तो ये हो गया दूसरी लेयर। आइए तीसरी लेयर बात करते हैं। तो तीसरा लेयर यानी इनर मोस्ट लेयर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो इनर मोस्ट लेयर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए,
तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है कहीं कहीं पर देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करके, तो ये देखिए जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अंदर की तरफ फोल्ड करके एक स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मीसोसोम। ठीक है, ये जो मीसोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो मीसोसोम का काम क्या होता है कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मीसोसोम होता है। साथ ही साथ सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल का उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये 3 काम करता है। पहला मीसोसोम होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। दूसरा हमने बताया कि डीएनए जो होता है इसके सेल्स अगर 1 से 2 प्रोकैरियोटिक कोशिका होती तो उसके डीएनए को वितरित होने में हेल्प करता है। तीसरा होता है ये मीसोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन में भी सहायता करता है, यानी कोशिका भित्ति बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये आपने देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका का 3 लेयर होता है। आउटर मोस्ट को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, इनर मोस्ट को सेल मेम्ब्रेन। हर कोशिका में सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, बिना कोशिका झिल्ली का कोई भी सेल बनती नहीं है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके आउटर मोस्ट पे सेल वॉल आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा दूसरा जो होता है सेल वॉल होता है। तीसरा जो अंदर की होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका जो लेयर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। आइए हम इसके अंदर देखते हैं क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले इसका जेनेटिक मटेरियल देख लीजिए। इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको हम लोग डीएनए कहते हैं। तो डीएनए सबका जेनेटिक मटेरियल, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, लेकिन इसका जो डीएनए होता है ये नेकेड डीएनए होता है। अब नेकेड डीएनए का मतलब क्या होता है कि आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में देखा होगा जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, कवर्ड होता है। वो क्या होता है, एक न्यूक्लियस से कवर्ड होता है। ठीक है, नेकेड डीएनए यहाँ कहने का मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल है ये किसी भी वॉल से घिरा नहीं होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में आप देखते हैं क्या रहता है, उसके पास वॉल रहता है। जैसे ये हो गया, मैंने बना दिया है, तो ये आपका एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, नेकेड होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमने बताया नेकेड डीएनए, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका लीनियर होता है, सर्कुलर होता है। लीनियर नहीं, सर्कुलर होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सर्कुलर होता है और विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। कैसा होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है एंड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहेंगे, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, यानी उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड डीएनए होता है। इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल। अब देखेंगे साथ ही साथ इसके अलावा आपको देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा देखिए, अब इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, एक अलग से रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड। अब कहेंगे सर प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। इसका बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा, यानी जैव प्रौद्योगिकी में सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये जो होता है प्लाज्मिड की खासियत देखेंगे तो प्लाज्मिड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सर्कुलर ऑटोनॉमस। प्लाज्मिड को क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया, दूसरा कह रहा है सर्कुलर है। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस यानी खुद से। ठीक है, ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्या है, क्या मैंने बोला, सेल्फ, एक्स्ट्रा सर्कुलर ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब देखिए इसका मतलब समझिए, नाम से ही क्लियर है, एक्स्ट्रा सर्कुलर ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इन द सेंस मीन्स डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
तो देखिए ये क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब इसका जो यूज होता है ये, इसका तो जेनेटिक मटेरियल ये ओरिजिनल वाला है, इसका ये मेन जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसका क्या है, ये मेन जेनेटिक मटेरियल है, समझ में आया? इसका क्या है, ये मेन जेनेटिक मटेरियल है, इसका क्या है, मेन जेनेटिक मटेरियल ये है, लेकिन ये जो है ये एक्स्ट्रा होता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा, यानी ये जो है प्लाज्मिड, ये जो जेनेटिक मटेरियल ये किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यही इसका एप्लीकेशन होता है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि